कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। तो देखो बोला जा रहा है लेट अस फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। एज यू नो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जानते हैं। द एंजाइम्स एक्ट ऑन ए मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेंस नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है ना। जिस मॉलिक्यूल पे जिस सब्सटेंस पे एंजाइम काम करता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। एंजाइम्स कैटालिसिस डिफर्स फ्रॉम केमिकल कैटालिसिस। जो केमिकल कैटालिसिस आपने यूज किया, आप पढ़ा होगा आपने क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री में, ठीक है ना। जो केमिकल कैटालिसिस होती है और जो एंजाइम कैटालिसिस होती है, ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। इन सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स आर। एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए जा रहे हैं। पहला, the rate of reaction of an enzyme catalyzed reaction, वो होता है कितना, 10 to the power 6 से लेकर 10 to the power 12 times more than uncatalyzed one। लाइक अगर मैं बताना चाहूँ कि ए से कन्वर्ट हो रहा है बी, ठीक है ना, एग्जांपल दे देता हूँ। ए से कन्वर्ट हो रहा है बी, तो एक सेकंड में ठीक है ना, एक सेकंड में अगर जो बी है, ठीक है ना, जो बी है वो एक सेकंड में अगर हमारे पास बनता है बिना कैटलिस्ट यूज किए, एक सेकंड के लिए प्रोडक्शन बता रहा हूँ। एक सेकंड में बी हमारे पास बनता है, बी के 10 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं बिना क्या किए, बिना कैटलिस्ट को यूज किए एक सेकंड में बी कितना बना, बी हमारे 10 मॉलिक्यूल ऑफ बी हमें मिले। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करोगे तो इतना टाइम्स 10 to the power 6 टाइम्स से ये बढ़ जाएगा। मतलब कि अब आपको एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल, बी के इतने मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। जो भी नहीं है 10 की पावर 6, ये तो वेरी करता है 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 12 तक, ठीक है। तो हाँ, एक अच्छा खासा क्या बोल रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है रेट, ठीक है। तो इतना टाइम्स ये रिएक्शन को बढ़ा देता है। अनदर की फीचर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट एज वेल एज देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही होता है जो आपके एंजाइम से जुड़ता है। कोई एक एंजाइम है आपके पास, मान लो एक एंजाइम है ए, इससे कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आके इससे जुड़ सकता है इस एंजाइम से, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है स्पेसिफिसिटी के बारे में बात की जा रही है अगली पॉइंट में। पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो रिएक्शन है उसको ये इतना टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। अगले में बताया जा रहा है ये स्पेसिफिक नेचर होती है इसकी एंजाइम्स की। द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड पीएच एट विच एंजाइमेटिक कैटालिसिस occurs is very mild as compared to the chemical catalysis। अगर हम बात करें एंजाइमेटिक कैटालिसिस की, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑलमोस्ट, ठीक है, अकर्स एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही सारी एंजाइमेटिक कैटालिसिस काम करती है, एंजाइम कैटालिसिस काम करती है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे। बाकी जो केमिकल कैटालिस्ट हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। बहुत बात देखोगे 500 डिग्री सेल्सियस 5000 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर जाएंगे, ठीक है ना। बट आपको जो एंजाइम कैटालिस्ट हैं आपके, वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही काम करते हैं एंड नियरली न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं ये, ठीक है। इन एडिशन टू दिस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इज रिमार्केबल, ठीक है ना। मेन बात यहाँ पे ऐसा है, देखो मान लो एक एंजाइम है आपके पास, यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है ना। इधर कुछ रखा हो, इधर हमारे पास सबस्ट्रेट है, इधर प्रोडक्ट बनेगा। मान लो सबस्ट्रेट आया, एंजाइम से जुड़ा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट बन गया। फिर इधर से आया सबस्ट्रेट, इधर आके जुड़ा, फिर प्रोडक्ट बन गया। काम चल रहा है। मान लो अभी ये प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा खासा बन चुका है, अब हम चाहते हैं भाई ये रोक दो, अब ये प्रोसेस को रोको, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना। एंजाइमेटिक कैटालिसिस में आप इस प्रोसेस को स्टॉप करा सकते हो। लेकिन वहीं अगर बात करें केमिकल कैटालिसिस की, तो अगर केमिकल कैटालिसिस के हिसाब से देखोगे तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरा आपका सबस्ट्रेट खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। वहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। केमिकल कैटालिसिस में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा,
कि आप चाहो तो भाई अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, नहीं, जब तक सबस्ट्रेट है, जब तक सबस्ट्रेट है तब तक वो कन्वर्ट होता रहेगा। बट हाँ, एंजाइमेटिक कैटालिसिस में ये हम कंट्रोल मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। Catalytic activity of enzymes can be controlled by covalent modification। अब इस चीज को आगे देखेंगे कैसे करेंगे कंट्रोल। यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया गया है, क्या बोला गया है कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करेंगे, कि जिसका ऑब्वियस सी बात है एंजाइम का, ठीक है ना, एंजाइम का कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। एलो एलोस्टेरिक रेगुलेशन कर सकते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे मेथड जो हम अगले यूनिट में देखने वाले हैं। अभी इसकी बात छोड़, ठीक है, बस इतना याद रखो, हाँ ये कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। A number of enzymes are involved in physiological processes related to the growth and development of an individual, पता है हमें। Energy exchanges processes such as photosynthesis, respiration are carried out with the help of enzyme in the living organism। ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखी है सब चीजें। Have you ever questioned yourself how these diverse functions are performed by enzyme with great level of efficiency? ठीक है ना। What are the key characteristics property which makes enzyme an efficient molecule? एंजाइम को efficient एंजाइम की कौन सी प्रॉपर्टी है, एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी है जो उसको इतना एफिशिएंट बनाती है? जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा? कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है ना। एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके उससे जुड़ती है। और कैटालिटिक स्पेसिफिक एफिशिएंसी मीन्स आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको कितने टाइम्स ये इंक्रीज कर दे रही है, अभी आगे देखते हैं अभी हम, ठीक है ना। देखो, let us now focus on these two properties, characteristics properties, catalytic efficiency and substrate specificity of enzyme. Like any other catalytic catalyst catalyzing a reaction, enzymes do not alter the point of chemical equilibrium in an रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन आप पता है आपको क्या होती है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ रखा है शायद से 11th में, ठीक है ना, उसमें पता है। तो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन हम बात करें, तो जो केमिकल जो हमारे पास एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है, जो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता। ये नहीं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करता है। दे डू नॉट शिफ्ट और चेंज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो शिफ्ट नहीं करता, ठीक है ना। दे ओनली इंक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये बस काम क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बस, और कुछ नहीं। और इन अदर वर्ड दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रेट का रिएक्शन बढ़ा रहा है ना, अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप जानते होगे जो रिएक्शन वो आगे की तरफ भी होती है और पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट भी बनता है। तो बोला जा रहा है कि जो इंजाइमेटिक कैटलिस्ट है, ठीक है ना, जो इंजाइमेटिक कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी इंक्रीज करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। एंड इज ऑल्सो नॉट कंज्यूम, ऑब्वियसली बात है जो एंजाइम है वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते हैं, वो जैसे कि तैसे वो रखे रहते हैं, वो यूज नहीं होते एंजाइम के दौरान, ठीक है ना। जो प्रोसेस है उसके दौरान वो कंज्यूम नहीं होते हैं, वो उसका यूज पूरा वो समझ रहे हो ना, एंजाइम यूज नहीं हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है वो, ठीक है ना। वो जितना एंजाइम पहले था, रिएक्शन खत्म होने के बाद मान लो सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया तो उतना ही आपको एंजाइम लास्ट में मिल जाएगा, वो कहीं पे खर्च नहीं होता है। सो एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन विच वुड अदरवाइज टेक मच लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लगता अगर बिना एंजाइम के यूज करोगे। तो एंजाइम हमने यूज़ किया तो उसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया तो जल्दी हमारा रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है, एग्जाम्पल याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हमारे पास एक एंजाइम दे दिया गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 और H2O को कन्वर्ट करके ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, दिस रिएक्शन इज वाइटल फॉर आर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है ये रिएक्शन।
as the CO2 generated in the tissue must be excluded, but uncatalyzed reactions occurs at very slow rate, स्लो स्पीड बोल सकते हो, स्लो पेस बोल सकते हो। जो CO2 जनरेट हो रहा है ना हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है ना। तो बाहर निकालने से पहले उस CO2 को हम कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो CO2 बन रहा है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालना जरूरी है, और बाहर निकालने के लिए CO2 ऐसे बाहर नहीं निकलता, उसको पहले कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो CO2 का कन्वर्जन कार्बोनिक एसिड में, ये रिएक्शन भी हमें फास्ट कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम में आता है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज speeds up the formation of the carbonic acid, CO2 प्लस में वाटर से बना H2CO3, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है। The catalyzed reactions is 10 to the power 7 times faster than the uncatalyzed one। अगर मान लो बिना कैटलिस्ट को यूज किए अगर एक सेकंड में एक कार्बोनिक एसिड आपको मिल रहा है, एक सेकंड में, ये प्रोसेस के दौरान आपको एक सेकंड में आपको एक कार्बोनिक एसिड मिला, तो आप बोल सकते हो जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें एक सेकंड में कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10⁻7 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि इतना हमें कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे एक सेकंड में। तो देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, 10⁻7, ठीक है, करोड़ टाइम्स। चलो, each enzyme molecule can hydrate 10⁻6 molecule of CO2 per second। हर एक एंजाइम मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज का हर एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हर एक मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज का पर सेकेंड 10⁻6 मॉलिक्यूल 10⁻6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को वो हाइड्रेट कर सकता है, ठीक है ना। मतलब समझे क्या कि एक सेकंड में हर एक इंडिविजुअल कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूल, मान लो एक कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल आपने लिया, अब आपने उस कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल से अब आप उसने कार्बोनिक वापस से आपने एक मॉलिक्यूल लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को कि एक सेकंड में तुम कितने CO2 को वाटर से जोड़ दोगे, कितने CO2 को वाटर से जोड़ोगे। तो उसने बोला कि मैं एक सेकंड में 10⁻6 कितना हो जाता है, 10 लाख CO2 मॉलिक्यूल को वो जोड़ देगा वाटर से, ठीक है ना, एक सेकंड में। दिस इज टर्म्ड एज कैटालिटिक एफिशिएंसी। यही कि रिएक्शन को 10⁻6 टाइम्स फास्टर कर दे रहा है। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻7 टाइम्स फास्टर करता है। 10⁻6 का मतलब ये है, 10 यहाँ पे 6 का मतलब यही है कि एक सेकंड में नॉर्मली देखोगे तो एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल नहीं बनता होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक सेकंड में अगर नॉर्मल बिना कैटलिस्ट के यूज करोगे देखोगे तो एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल नहीं बनता होगा। अगर एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल बनता, एक सेकंड में अगर एक मॉलिक्यूल बनता तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे 10⁻7 बननी चाहिए। कोई बात, बढ़ो आगे। They may act on one specific substrate molecule or on a group of structurally related compound। तो जो कैटलिस्ट है वो एक जैसे मॉलिक्यूल एक जैसे सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है वो ऐसे कंपाउंड पे काम कर रहे हो, ऐसे कंपाउंड भी उससे, ऐसे ग्रुप्स भी आके उससे जुड़ सकते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज सेम हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड यूरिएज इंजाइम, तो ये दोनों जो इंजाइम है आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक while dehydrogenases and transaminases work on structurally related compound। तो बोला जा रहा है, देखो बात ऐसी आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो तो बिल्कुल ढीठ बोले तो उनने कसम खा लिया कि नहीं मैं बस किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड से ही जुड़ूंगा,
कोई जुड़वा उड़वा भी नहीं चाहिए उसको कि हाँ भाई सेम जैसा दिखता है जुड़ जा, नहीं नहीं, वो किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड से ही जुड़ेगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही जुड़ेगा। हमने बिल्कुल कसम खा रखी है। अगर बोलोगे नहीं भाई ये देखो मैं तुमको दूसरा सबस्ट्रेट दे रहा हूँ लेकिन वो पहले वाले जैसा ही दिखता है, फिर भी नहीं, उसको नहीं चाहिए। लेकिन आगे देखेंगे इसे क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे। तो उन्हीं में से दो एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और यूरिएज। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही जुड़ेंगे, कोई जुड़वा उड़वा भी नहीं चाहिए कि भाई एक जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर वाइज सेम है, नहीं, नहीं चलेगा। वाइल बोले जा रहे हैं डिहाइड्रोजेनेसिस, एक एंजाइम ये है डिहाइड्रोजेनेसिस और एक है ट्रांस एमिनेसिस। दो एंजाइम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो बोला जा रहा है ये वर्क कर सकते हैं स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड। दो कंपाउंड ऐसे जिनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हो, ऐसा कुछ समझ लो। अभी आगे देखेंगे इसके ऊपर पूरा अच्छे से बातें, अभी यहाँ पे डिटेल बताना चाहूँ तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलो बात करेंगे अभी आगे इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइम्स का। तो वाटर को जोड़ा CO2 से कार्बनिक एनहाइड्रेज यूज किया जा रहा है, वो कार्बनिक एसिड बन गया हमारे पास, यहाँ पे यूरियस का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। The specificity of an enzyme is due to the precise interactions of the substrate with the enzyme, ठीक है। This precision is a result of substrate interactions with the intrinsic intricate three-dimensional structure of enzyme protein। जो एंजाइम है ना, जो आपके पास एंजाइम है स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है वो जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट की डिजाइन ही कुछ ऐसी है, एक्टिव साइट का जो बोल सकते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिव साइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसी है तो कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही उधर फिट आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके पास मैंने दे दिया ये मैंने बना दिया है कुछ, ठीक है। अब बोलूँगा इस जगह में कौन फिट आ सकता है। अब मैं बोलूँ क्या क्या ये फिट आ सकता है, नहीं आ सकता। ये थोड़ा साइज में आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्या ये फिट आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा फिट। क्या ये स्ट्रक्चर फिट आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है। तो बात ऐसी है ना, देखो ये थोड़ा अलग हो गया, ऐसा करता हूँ कुछ, हम्म, ऐसा कुछ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मैंने लाके फिट कर दिया दो सबस्ट्रेट को ताकि प्रोडक्ट तो बने हमारा, हमने दो सबस्ट्रेट को लाके फिट कर दिया तो सही है, एक फिट आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं यही भी कोशिश करूंगा कि कोई अलग मॉलिक्यूल आके इधर फिट हो, तो फिट तो ये आ गए, ये तो अंदर आ गए। लेकिन क्रिवाइसिस का काम क्या है, एक्टिव साइट का काम क्या है कि मॉलिक्यूल को इतने पास लाना सो दैट उनके बीच में रिएक्शंस हो सके, बॉन्ड बन सके, बॉन्ड टूट सके। तो बट यहाँ पे देखो ये दोनों उतने पास नहीं आए हैं। जो पहले केस में दिखाया था वो बिल्कुल मस्त पास पास आ गए थे पहले केस में, बट इस केस में वो फेल हो रहे हैं, तो ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इस सब चीज़ के बारे में, ठीक है। Four types of enzyme specificity have been recognized. Absolute specificity का क्या मतलब है, catalyzing only one substrate, वही ढीट वाले। अगला ग्रुप स्पेसिफिसिटी मींस catalyzing structurally related group of compound, बात करेंगे अभी आगे इसकी, ठीक है। अगला ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब है तो ये कैटलाइज करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो कैटलाइज करते हैं ओनली वन ऑफ दी टू ऑप्टिकल आइसोमर, इधर एल फॉर्म को करेंगे ये तो डी फॉर्म को करेंगे। समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल सा है। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि लाइक अगर बोलो कि इधर आके ग्लूकोज आगे जोड़ रहा है तो ये तो एल ग्लूकोज पे काम करेगा तो डी ग्लूकोज पे काम करेगा, ठीक है ना। दोनों आइसोमर्स में से किसी एक पे काम करेगा, एल फॉर्म या तो डी फॉर्म। ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी मींस ये जो इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो ओनली कैटलाइज करते हैं सिस को या तो ट्रांस को, ठीक है ना। You will study more about enzyme specificity and binding energy in the next unit। आगे बात करेंगे हम इन सब चीज़ की, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं जानना हमें, ये तो बस इंट्रो है। Binding energy is the energy arises due to weak interaction between enzyme and
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक इंटरेक्शन है उन्हीं के कारण बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, आगे बात करेंगे सब चीज़। द बाइंडिंग एनर्जी ड्राइव्स द catalysis as well as the basis of enzyme specificity। तो अभी हम इधर कुछ देखेंगे नहीं ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम देखिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं दिया अभी तक। Enzymes are effective biocatalysts due to substrate specificity। Yes, true है। Enzymes do not alter the point of chemical equilibrium in the reversible reaction, ठीक है ये भी। Carbonic anhydrase catalyzes reaction, carbonic anhydrase catalyzed reaction is 10⁷ times faster than, हाँ ठीक है। Urease enzyme catalyzes reaction of its rejected compound। तो यूरियस है, हाँ हाँ अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो यूरियस है ये बंदा डीट नहीं है, जस्ट अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ जस्ट अभी हमने बात की थी यूरियस की, कहीं इधर ही था, ये रहा। हाँ अरे उल्टा बोल दिया क्या, ये बंदा डीट है, ठीक है कोई बात नहीं। यूरियस और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको दिमाग में छाप लो अच्छे से, ये दोनों ढीट हैं। यूरियस एंजाइम कैटलाइजेस रिएक्शन ऑफ स्टेटली रिलेटेड कंपाउंड, नो फॉल्स है ये, ठीक है कोई बात। बढ़ते हैं आगे। कोफैक्टर एंड कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है देखते हैं क्या। We know that enzymes are highly specialized protein catalyzes biochemical transformation effectively and efficiently with very highly specificity। बात क्या रखी हमने इसकी। Like other proteins molecules, like other protein molecular weight of enzymes ranges from 12,000 से लेके ये 1 million तक रेंज करता है, ठीक है ना, 10 लाख तक। In some enzymes, the three-dimensional structure composed of amino acid is sufficient enough to carry out the catalysis and no additional chemical groups are needed। बोला जा रहा है in some enzymes the three-dimensional structure composed of amino acids, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस चीज़ का, यहाँ पे बेसिकली हम ट्रिबाइसेस की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिव साइट की, ठीक है ना। तो ये एक्टिव साइट जो है ये इनफ है, एक्टिव साइट जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोई भी अदर केमिकल ग्रुप्स नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर बोलो, कोएंजाइम बोलो, वो सब नहीं है। कुछ एंजाइम बिना कोएंजाइम के, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बिना, जिसको कोई एंजाइम नहीं चाहिए, कोई कोफैक्टर नहीं चाहिए, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं चाहिए, वो ऐसे भी काम करते हैं। बट मैनी एंजाइम्स नीड एन एडिशनल केमिकल कॉम्पोनेंट, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, ये तो आप बोल लो कोएंजाइम, वैसे दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे अभी आगे। और बोथ फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं तो बिना इन दोनों की हेल्प के काम कर लेंगे, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको ये दोनों चाहिए उसे काम करने के लिए। दिस एडिशनल moiety may be the integral part of enzyme, that is prosthetic group। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंजाइम मतलब कि एंजाइम का ही पार्ट हो, ठीक है ना, एंजाइम का ही पार्ट हो, मीन्स वो एंजाइम से निकल, अगर एक बार एंजाइम से निकाल दोगे तो एंजाइम खत्म। बात करेंगे अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप की। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर और कोएंजाइम, तीनों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। और ओनली नीडेड ड्यूरिंग एंजाइम एक्टिविटी। आओ देखते हैं। ए कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम एंड मेटल आयन इज कॉल्ड होलो एंजाइम। देखो होलो एंजाइम कब बोलोगे, होलो एंजाइम कब बोलोगे, एपो एंजाइम कब बोलोगे। एपो एंजाइम तब बोलोगे जब 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 इस ए एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर और को एंजाइम, कोई भी एंजाइम बिना अपने कोफैक्टर के कोफैक्टर के बिना है ना, कोफैक्टर तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कोफैक्टर क्या है, एब्सेंट। इन एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम, क्योंकि इसका तो कोफैक्टर होता है, इसका तो इस एंजाइम का तो कोफैक्टर होता है। ऐसे एंजाइम जो किसी कोफैक्टर वो फैक्टर पे डिपेंड ना करे तो उसको एपो एंजाइम मत बोलना। देखो ध्यान से सुनो, हमने भी बात किया ना, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं
जिसको कोई को फैक्टर नहीं चाहिए, जिसको काम करने के लिए कोई प्रोस्टेटिक ग्रुप नहीं चाहिए, वो अकेले भी काम कर लेता है। अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर वही काफ़ी है उसके लिए। बट ऐसा एंजाइम जो कोफैक्टर के प्रेजेंस में काम करता है, अगर उसमें से कोफैक्टर को निकालोगे तो उसको बोलेंगे एपो एंजाइम। अगर कोफैक्टर है, कोफैक्टर जुड़ा हुआ है उससे, तो आप उसको बोलोगे होलो। देखो होलो का मतलब होता है खाली, लेकिन यहाँ तो खाली नहीं है, यहाँ पे तो भर चुका है कोफैक्टर, ठीक है ना, तो उल्टा याद रखो, ठीक है। कोफैक्टर, तो आप देख रहे हो एपो एंजाइम, ठीक है ना। एपो एंजाइम में तो एपो प्रोटीन भी बोला जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एपो एंजाइम एपो प्रोटीन एक्सचेंज करके दोनों भी नेम भी यूज कर सकते हो। एपो एंजाइम ये बोल लो, एपो प्रोटीन, इसमें आपने कोफैक्टर ऐड किया, ये तो को एंजाइम ऐड किया, ये तो प्रोस्टेटिक ग्रुप ऐड किया, तो ये आपका बन गया होलो एंजाइम। अब बात करते हैं कोफैक्टर क्या है भाई। तो जो को फैक्टर है, को फैक्टर बाइंड टू टेम्पररी डिसोशिएट मैनर, मीन को फैक्टर अगर आपके प्रोटीन से जुड़ा है ना, तो को फैक्टर निकल भी सकता है। अगर को फैक्टर निकाल दोगे तो प्रोटीन काम करना बंद कर देगा, जो आपके एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। को फैक्टर वापस से लाके आपने जोड़ दिया तो एंजाइम फिर से काम करने लग जाएगा। लेकिन यही बात अलग हो जाती है प्रोस्टेटिक ग्रुप के लिए। प्रोस्टेटिक ग्रुप में से अगर आप एक बार निकाल लेते हो ना को फैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप में से जो प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर निकाल लोगे, प्रोस्टेटिक ग्रुप, सुनो वापस सुनो, अगर आप एंजाइम में से प्रोस्टेटिक ग्रुप को निकाल लेते हो, अगर आप एंजाइम में से प्रोस्टेटिक ग्रुप को निकाल लेते हो, वो एंजाइम खत्म। अब रिवर्सिबल नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते उस प्रोस्टेटिक ग्रुप को वापस ला के जोड़ दोगे तो एंजाइम काम करने लग जाएगा ना, ना बिल्कुल ना। एंजाइम में से अगर आपने प्रोस्टेटिक ग्रुप निकाल लिया वो एंजाइम खत्म। बट यहाँ पे ये रिवर्सिबल है, मीन्स कोफैक्टर बाइंड टू टेम्पररी डिसोशिएट मैनर to the enzyme or the substance. They can be subdivided into two groups, metal ion and small organic molecule. कोफैक्टर को देखो, जो मेटल आयन है ना, जो मेटल आयन है मीन्स आपका जो एंजाइम है, आपका जो एंजाइम है अगर उससे मेटल आयन जुड़ा हुआ है, मेटल आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसको बोलोगे, उस मेटल आयन को बोलोगे कोफैक्टर, ठीक है ना। अगर आपके एंजाइम से कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आके जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैं बोल रहा हूँ, वो ज़्यादातर देखोगे वाइटामिन होते हैं। तो ध्यान से वापस समझो, एक बार ध्यान से समझो, जो को फैक्टर की हम बात करते हैं, तो को फैक्टर में क्या होता है, जो आपके पास एंजाइम है ना, जो आपके पास एंजाइम है उससे आके जुड़ता है क्या, मेटल आयन, ठीक है ना, मेटल आयन। और ये रिवर्सिबल होता है, मेटल आयन को निकाल दो तो ये काम करना बंद, मेटल आयन को वापस जोड़ दो तो काम करना चालू। अब जो को एंजाइम होते हैं, उसमें जो आपका एंजाइम है उससे आके जुड़ता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइक वाइटामिन आके जुड़ते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, हाँ यहाँ पे भी इसको रिमूव कर दोगे तो ये काम करना बंद, वापस से ला दोगे तो ये काम करना चालू, ऐसा है, ठीक है ना। वहीं जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, प्रोस्टेटिक ग्रुप में क्या होता है, एंजाइम से आप लाके जोड़ते हो मेटल आयन को, ठीक है ना। और ये जो मेटल आयन है वो होता है, लाके जोड़ना नहीं होता है, तो ये जो मेटल आयन है वो एंजाइम का, ये इस एंजाइम का ही इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप निकाल दोगे इस मेटल आयन को ना, तो ये सिस्टम काम करना बंद। अब वापस से चाहोगे कि नहीं वापस से जाके जोड़ दूंगा तो काम करना चल जाएगा, नहीं नहीं, खत्म। चलो आप, many enzymes require either one or more inorganic आयंस, एक या तो एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक आयंस चाहिए होते हैं, जैसे आयरन के आयंस, मैग्नीशियम के आयन, मैंगनीज के आयन, जिंक, फॉर देयर एक्टिविटी, उनके काम करने के लिए। Enzymes that require these metal ions for their catalytic activity are called metal activated enzyme। जिन एंजाइम्स को मेटल आयन की जरूरत पड़ती है, जिन आयंस सॉरी जिस एंजाइम्स को मेटल आयन की जरूरत पड़ती है उसकी एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम बोलेंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। जिस एंजाइम्स को मेटल की जरूरत पड़ती है, मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है फॉर देयर एक्टिविटी, those type of enzymes are known as metal activated enzymes। Metal ions such as magnesium, manganese, zinc bind at the enzyme's active site, एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड करते हैं, एज वेल एज विद द सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली, सबस्ट्रेट से भी जोड़ते हैं और वो एंजाइम की एक्टिव साइट से भी जोड़ते हैं एक ही समय पे, ठीक है, साइमल्टेनियस काम चल रहे थे। A list of important enzyme and their associated midline are given in table, देखेंगे अभी आगे। अब जो कोएंजाइम, cofactor that are small organic molecule are called coenzyme, ये है कोएंजाइम।
coenzyme are often derived from vitamins एंड सॉरी कोएंजाइम्स आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन से मिलते हैं आपको कोएंजाइम विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं एंड दे एंड कैन बी इधर टाइटली बाउंड हो सकते हैं ये तो वो लूजली बाउंड हो सकते हैं हमारे एंजाइम से जो कोएंजाइम है वो एंजाइम से टाइटली बाउंड रह सकते हैं तो लूजली बाउंड भी रह सकते हैं इफ कोएंजाइम इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम इट इज टर्म्ड एज प्रोस्टेटिक ग्रुप बात बोला ना मैंने वही कि अगर जो कोएंजाइम है अगर वो टाइटली बाउंड है टाइटली बाउंड का मतलब ही क्या समझ रहे हो कि भाई ये निकलना नहीं चाहता है बार बार निकलना अगर बार बार उसको रिमूव होना होता लगना होता बार बार रिमूव फिर से इंसर्ट ऐसा होता तो वो लूजली बाउंड होता ना लॉजिक थोड़ा बहुत पकड़ के चलो बाकी इसी पीछे का कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं तो टाइट बाउंड का क्या मतलब वो निकलना नहीं चाहता अगर निकाल दो तो खत्म तो अगर टाइट बाउंड है तो उसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर कोएंजाइम टाइटली बाउंड है आपके एंजाइम से तो आप बोलोगे उसको प्रोस्टेटिक ग्रुप है some coenzymes can be used by a variety of enzymes uh, for catalysis बहुत सारे कोएंजाइम ऐसे हैं जैसे कि जिसको बहुत सारे एंजाइम यूज करते हैं बहुत सारे एंजाइम में सेम टाइप के कोएंजाइम देखने को मिलेंगे सिंपल बात है however enzymes that use the same coenzyme ऐसे एंजाइम्स जो सेम टाइप के कोएंजाइम्स को यूज कर रहे हैं दे आर यूजुअली मैकेनिस्टिकली सिमिलर दैट इज जो उसका मैकेनिज्म है कैटलिसिस करने का जो मैकेनिज्म है उसका ठीक है ना वो सेम रहता है समझ रहे हो कि मान लो दो मतलब आप मान लो एक दो तीन आपके पास तीन आपके पास तीन एंजाइम्स हैं आपके पास तीन एंजाइम है तीन डिफरेंट एंजाइम है ठीक है ना मान लो थ्री डिफरेंट एंजाइम है बट इसके साथ जो लगा हुआ इसके साथ लगा हुआ जो कोएंजाइम है वो सेम है इसके साथ लगा हुआ कोएंजाइम वो सेम है तो क्या देखने को मिलता है ये तीनों एंजाइम्स इनका जो कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म होगा मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस ये सेम रहता है ठीक है कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं उसके मेटल्स दिए गए हैं क्या एसोसिएटेड है यूरियस देख सकते हो यूरियस में निकल +2 को यूज किया जा रहा है लाइपेज कैल्शियम +2 डीएनए पॉलीमरेज जिंक +2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिंक +2 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जिंक +2 क्रिएटिन काइनेज मैग्नीशियम +2 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज याद है ग्लाइकोलिसिस मैग्नीशियम +2 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आयरन +2 और आयरन +3 को यूज किया जाता है इधर पायरुवेट काइनेज पोटेशियम तो हाँ कुछ कुछ याद कर लो बाकी दिए गए हैं एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स हैं और उनके कोएंजाइम्स प्रोस्टेटिक ग्रुप एक कोएंजाइम ऐसा कोएंजाइम और मेटल आयन ठीक है दैट इज टाइटली बाउंड कोई मेटल आयन ये तो कोई कोएंजाइम जो टाइटली बाउंड है ना अगर आपके एंजाइम से तब आप बोलोगे कि ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है हमारा टाइटली बाउंड और इवन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड है टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर वो आपके एंजाइम से टाइटली बाउंड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है तो बोलेंगे हम ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है बाइंडिंग ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप विद द एंजाइम इज परमानेंट ये परमानेंट बाइंडिंग होती है डिसोसिएशन ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्रुप रिजल्ट इन एन इरिवर्सिबल लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इरिवर्सिबल लॉस का मतलब है कि अगर आपने डिसोशिएट कर दिया प्रोस्टेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया अब वापस से अगर आप चाहोगे कि प्रोस्टेटिक ग्रुप को लाके जोड़ देंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा सम ऑफ द एग्जांपल इंक्लूडेड some of the example included pyridoxal phosphate flavin flavin mononucleotide flavin dinucleotide FAD thymine phosphophosphate pyrophosphate थायमिन ही है ना हाँ थायमिन पायरोफोस्फेट और बायोटिन दिया हुआ है बायोटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेटल आयंस राइट
कॉपर, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। मेटल आयंस आर मोस्ट कॉमन प्रोस्टेटिक ग्रुप, ज़्यादातर आपको मेटल आयंस ही ऐसे प्रोस्टेटिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। वन थर्ड ऑफ इंजाइम्स टाइटली, वन थर्ड ऑफ इंजाइम्स, इंजाइम का वन थर्ड कंटेन्स टाइटली बाउंड मेटल आयन, ठीक है ना। वन थर्ड जो इंजाइम्स का होता है वो क्या होता है, मेटल आयन। तो इस ऐसे ऐसे इंजाइम्स को बोलोगे, ऐसे सॉरी, ऐसे एंजाइम को आप बोलोगे मेटेलो एंजाइम। वन थर्ड ऑफ एंजाइम इज मेड अप ऑफ इज कंटेनिंग टाइटली बाउंड मेटल आयंस, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे मेटेलो एंजाइम। सभी में नहीं, सभी एंजाइम का वन थर्ड ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोस्टेटिक ग्रुप वाले का मैं बेसिकली बोले जा रहा है, ठीक है ना। दे हैव मेटल आयंस एज देयर इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब उस एंजाइम का ही हिस्सा है, वो अलग से नहीं है, ठीक है। एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एंजाइम्स दैट नीड मेटल आयन। ये उन एंजाइम से ये अलग है, ये उन एंजाइम से अलग है जो जिन एंजाइम को मेटल आयन की नीड पड़ती है। देखो, ये जो हम दो टाइप एंजाइम्स, ये एंजाइम एक ऐसे एंजाइम है जिसका, जिसके अंदर ही मान लो अगर Fe+2 है तो Fe+2 इसका इंटीग्रल पार्ट है। Fe+2 इसका इंटीग्रल पार्ट है। ये एंजाइम अलग है इस वाले एंजाइम से जिसको Fe+2 अलग से चाहिए होता हो, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है दे हैव मेटल and they are different from enzymes that need metal ion as cofactor, metal activated enzyme। तो ये मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम से अलग होते हैं। मेटेलो एंजाइम और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मेटेलो एंजाइम में जो मेटल्स हैं वो उस एंजाइम का इंटीग्रल पार्ट है, बट इन केस ऑफ मेटल एक्टिवेटेड आयन आयन मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, वो आके लूजली बाउंड होता है अपने एंजाइम से। जब तक वो जुड़ा हुआ है तो वो काम करेगा, आपका एंजाइम काम करेगा। जब जब वो निकल जाएगा, रिमूव कर दोगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा।